हरियाणा के चुनावी अखाड़े में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दांव चल रही हैं। वोटरों को लुभाने के लिए पार्टियों ने चुनावी वादों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के घोषणा पत्र में लोक लुभावने वादों की लंबी फहरिस्त है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जनता से 20 बड़े वादे किए हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर हरियाणा की महिलाओं को भी हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। इसके अलावा 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का भी वादा किया गया है। बीजेपी 2 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देने का भी वादा कर रही है। साथ ही हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी भी दे रही है। बीजेपी ने छात्रवृत्ति, रेल कॉरिडोर का निर्माण, छात्राओं को स्कूटर समेत कई बड़े वादे भी कर दिए हैं। सबसे पहले तो जो हम लोगों ने कहा है, नॉन स्टॉप हरियाणा। अब हम तो जो बैठे हैं मंच पर भी और नीचे भी हमारे साथी, हम तो हरियाणा की सेवा नॉन स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन इसको नॉन स्टॉप रखने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको निभानी है और आपको संकल्प को पूरा करना है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी वादों को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। साधारणतः कांग्रेस ने जो रिवायत चलाई, उसने मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र को लोगों की नजरों में एक डाइल्यूटेड डॉक्यूमेंट बना दिया। उस डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस कांग्रेस ने और कांग्रेस की संस्कृति ने लंबे समय में उसकी इस रेलेवेंस को समाप्त कर दिया। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक औपचारिकता है। कांग्रेस को इस बार हरियाणा में अपनी वापसी की उम्मीद दिख रही है, लिहाजा कांग्रेस ने भी कई बड़े वादे कर दिए हैं। कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने के अलावा 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा किया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 300 यूनिट फ्री बिजली, 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, 2 लाख पक्की भर्ती, 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन और विधवा पेंशन जैसे वादे भी किए हैं। कांग्रेस ने गरीबों को 100 गज का प्लाट देने का वादा भी कर डाला है। ये जो वायदे हैं, हम इसको पक्का निभाएंगे। इनके पास डबल इंजन सरकार है, एक आगे लेके जाती है, फिर बाद में दूसरा पीछे लाती है। तो ऐसी ये सरकार है, तो इनके साथ अगर जो इनके कमियां हैं उनको दूर करना है, तो आज कांग्रेस पार्टी को मौका जनता देने के लिए तैयार है। हरियाणा के चुनाव में इस बार मुकाबला कड़ा है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। छोटे दलों की भूमिका अहम रहने वाली है। बीजेपी से अलग हुई दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और अभय चौटाला की आईएनएलडी पर सबकी नजरें हैं। इसके अलावा आप, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टियां भी हरियाणा के चुनावी दंगल में अपना दांव आजमा रही हैं। सवाल यह है कि क्या हरियाणा में इस बार बदलाव की बयार चलेगी? जनता किसके वादों पर भरोसा करेगी? छोटे दल किसका खेल बिगाड़ेंगे? हरियाणा के चुनाव में किसको एडवांटेज है, बीजेपी या कांग्रेस? चुनाव जीतने के लिए आजकल बहुत सारे फ्रीबीज के प्रॉमिसेस करने पड़ रहे हैं। वो कोई भी दल हो, अब इसमें कोई पीछे नहीं है। दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र की भी आपने मुख्य बातें सुनी इस रिपोर्ट में। इसमें बहुत सारे वायदे किए जा रहे हैं जो जनता को दिए जाएंगे, और ये एक बहुत नया पैराडाइम है जो एक पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है। अब किसी भी स्टेट इलेक्शन हो या लोकसभा के हों, उसमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। और एक दूसरे के ऑफर्स, या ऑफर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक वर्ड में से बड़ा फ्रीबी देने की कोशिश भी की जाती है। दोनों ही घोषणा पत्र ये साफ साफ दिखा रहे हैं। तो क्या चुनाव को जीतने में ये ज़्यादा मददगार है बरादर की और इश्यूज़ को एड्रेस करने के, या अपनी सरकार के काम गिनाने के, या एक अच्छी सरकार देने में? इस चीज़ की अहम भूमिका है कि आप कितना ज़्यादा लोगों को डोल आउट करते हैं। इसी पर आज बातचीत करेंगे, समझने की कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में ये सब चीज़ें कितना काम करेंगी और किसके पक्ष में काम करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी हैं, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा, वरिष्ठ पत्रकार रवींद्र शिवराज और अवधेश कुमार जी, साथ ही सतीश के सिंह जी हमारे साथ हैं।
सतीश जी अक्सर इसकी चर्चा भी करते हैं, तो आज उनसे बातचीत होगी। प्रदीप, आपके पास सबसे पहले आता हूँ। आज मैं चैनल में आप पहली बार आए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। शुक्रिया नीरज जी। प्रदीप जी, ये बताइए कि 10 साल से आपकी सरकार है, फिर भी आपको इतने फ्रीबीज के वायदे करने पड़ रहे हैं, क्यों? नीरज जी, देखिए, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। फ्रीबी नहीं कहा जाएगा इसको, और मैं एग्जांपल दूंगा। अगर आपको याद होगा कि अपोजिशन जो है हमेशा मुफ्त बिजली की बात करा करती थी, पर जब हमने इसकी बात करी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम सूर्यग्रह योजना को लॉन्च किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सोलर पैनल के जरिए आपको बिजली का बिल जो है उसमें बचत होगी, और उसको फिर जाके अल्टीमेटली आप एज परिवार इन्वेस्ट कर सकते हैं गर्ल चाइल्ड के अंदर। तो हम सस्टेनेबल परमानेंट सोल्यूशन देने की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ और सिर्फ फ्री भी होगी। अगर आप एग्जाम्पल देखें, जब हुड्डा जी ने हरियाणा की जब सरकार थी, हुड्डा जी के समय में पर कैपिटा इनकम 45,000 थी, हमने बढ़ा के 2.2 लाख रुपीज किया। अगर आप एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे स्टेट की, तो 68,000 थी, हमने बढ़ा के 2.45 लाख करोड़ करा। तो गरीब की सहायता देना, मैं इसको फ्री भी नहीं करूंगा अगर वो सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म है। हम कांग्रेस पार्टी जैसे नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका के अंदर गृह लक्ष्मी योजना की बात करी, और जब लॉन्च करने की बात आई तो लाखों महिलाएं जो है वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर रही कि भैया 2 महीने तक किस्त नहीं पहुंची। तो हम महिलाओं को पैसे देने की बात कर रहे हैं, उनको सहूलियत देने की बात कर रहे हैं। जैसे किसान सम्मान निधि हो गई, हमने किसानों को उनको मदद देने के लिए हमने अकाउंट के अंदर पैसे डलवाए। तो ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है। जो गरीब है उसको सहायता देनी है, और ओवरऑल हमें पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है, और हरियाणा को आगे लेके जाना है। और हर पैरामीटर को अगर आप देखेंगे तो उसमें हरियाणा को आगे लेके जाए। लेकिन प्रदीप, 2100 रुपये कैश देना, कांग्रेस ने शायद 2000 रुपये किए, तो आपने 2100 रुपये कर दिए। 500 का सिलेंडर उधर है, तो 500 सिलेंडर इधर भी है। वो 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराएंगे आप। 70 प्लस के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको 5 लाख का, 2 लाख युवाओं को आप भी नौकरी देंगे, वो भी नौकरी की बात करें। फर्क है दोनों में। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम्स है जो लेके आते हैं आप लोग जी, आप तो सरकार में है ना वहाँ पे, फिर ये देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नीरज जी, हम कोई यूटोपियन उस पर तो नहीं जी रहे। हमेशा जनता की महत्वाकांक्षा, अगर आप एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर भी जाएंगे तो आप कहेंगे कि भाई बराक ओबामा ने ओबामा केयर क्यों लॉन्च कर दी, वो तो पूरी डेवलप्ड कंट्री है। अगर आप अभी बात करेंगे यूएस इलेक्शंस के अंदर, तो वेलफेयर पॉलिटिक्स जो है, जब किसी को जरूरत होती है तो उसको देना होता है। इसका ये मतलब नहीं कि विकास हुआ है। फर्क है हमारे और कांग्रेस के बाद। मैं एग्जाम्पल दूंगा, कांग्रेस पार्टी के अगर आपने नीरज जी के बयान को सुना, उन्होंने क्या कहा, नहीं जैसे कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो खर्ची पर्ची का सिस्टम वापस से शुरू हो जाएगा, हम पारदर्शी रूप से बात कर रहे हैं, सब कुछ दिया जाएगा। तो हमारे और कांग्रेस में ये फर्क है कि ए, हम इस पे कोई खर्ची पर्ची वाला सिस्टम नहीं करने वाले, बी, जो हम वादा कर रहे हैं वो कमिटमेंट हम दिखाएंगे। ये हुड्डा जी जैसी स्थिति नहीं है कि जब आपने वादा कर दिया और कुछ होगा नहीं। तो ये दोनों में फर्क है। बाकी अगर आपने बात करी कि क्यों दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए आज आप एक चैनल के अंदर काम कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि भाई आपकी सैलरी एक्स है, कुछ समय बाद आपकी महत्वाकांक्षा सैलरी एक्स प्लस डेल्टा एक्स की होगी, और उस वक्त चैनल जो आपके सीनियोरिटी के हिसाब से, आपकी महत्वाकांक्षा के हिसाब से देगा। उसी तरीके से सरकार जो होती है वो जनता की जरूरत और जनता की महत्वाकांक्षा पे रिस्पॉन्ड करती है। हम झूठे वादे नहीं करते। ये हम में और कांग्रेस पार्टी में फर्क है। तभी पर कैपिटा इनकम जो एक मूल धारा है नीरज जी, वो अगर आप चेक कर लीजिए, जब हुड्डा जी शुरुआत में थे और अभी हमने छोड़ी, उसमें बढ़ोतरी हुई, एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी हुई है, नंबर ऑफ कॉलेजेस में के अंदर भी बढ़ोतरी है। पर एक बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा नीरज जी, फर्क आप देखिए कहाँ है। हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब संकल्प पर लॉन्च होता है, हमारे चीफ मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद रहते हैं, पार्टी प्रेसिडेंट वहाँ पे मौजूद होते हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी की शैलजा जी वहाँ पे दिखती नहीं है। और शैलजा जी कहीं है, भगवान जाने कहाँ है। तो ये कुछ भी वादा कर देंगे, तो चांद का भी वादा कर देंगे, ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पार्टी के अंदर ही कोई यूनानिमिटी नहीं। ओके धिंगरा जी, प्रदीप जी कह रहे हैं कि आपके वायदे जो है ना धरातल पे उतरते नहीं है। आप भी 2000 रुपये महीने, 500 का सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली फ्री, 25 लाख का मुफ्त इलाज, 2 लाख पक्की भर्ती, 6,000 रुपये की पेंशन अलग अलग सेगमेंट में। हिमाचल में भी आपने ऐसे ही प्रॉमिस किए थे, पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सरकार मुश्किल में है, सैलरी का मुश्किल आ रही है। रविंद्र जी देखिए, पहले तो मैं आपको कह दूं, हिमाचल में हमें कोई मुश्किल नहीं है। ये कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, उसके बीजेपी के कहने से नहीं होगा। हमें कोई मुश्किल नहीं है। हम तो सारी चीज प्रोमिसेस जो है हिमाचल में भी दे रहे हैं, राजस्थान अपना कर्नाटक में भी दे रहे हैं, तेलंगाना में भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जो हमने अपने 7 टॉप अप जो दिए थे, अभी मैनिफेस्टो हमारा जारी होना है, लेकिन जो हमने 7 टॉप अप दिए थे उसी की कॉपी पेस्ट करके अगले दिन इन्होंने लॉन्च कर दी। पहली बात 2000 वाली आपने भी पूछी, वही अगले दिन 2100 करके भेज दी इन्होंने।
अगली बात ये थी कि इन्होंने इलाज की बात जो करी, हमने 25 लाख लिखा, 10 लाख 15 लाख करके भेज दिया इन्होंने। दूसरी बात ये है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारे पास जो है सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता देने के लिए, ये खट्टर साहब की स्टेटमेंट है। और उसके बाद अब जो है वही सेम हमारे वायदे जो है वही लॉन्च कर दिए। अब कहां से पैसे आ गए भाई साहब आपके धिंगरा पास? जी, दूसरी बात ये है 7 टॉपअप क्या है? कोई इंश्योरेंस प्रीमियम चला उसका टॉपअप? ये टॉपअप मतलब क्या है? हमने क्या किया, जो मैनिफेस्टो बनाया उसमें जो हमने टॉप में वायदे किए थे वो हमने हाँ। 7 वायदे दे दिए। अभी मैनिफेस्टो हमारा जारी होना है, लेकिन अच्छा, इन्होंने उसमें अपने- और सारी चीजें लेके आएंगे क्या? बिल्कुल, अभी बहुत सारी चीजें हैं, ग्रामीणों के लिए है और भी बहुत सारे ऑफिशियल कर्मचारियों ये के लिए 100 है। गज का प्लॉट भी बांटेंगे क्या? बिल्कुल, पहले भी दिया हमने 3,82,000 प्लॉट जो है पहले ऑलरेडी गरीबों को दिए थे। लेकिन अच्छा। उसके बाद सुनिए, उसके बाद और भी प्लॉट पड़े थे हमारे पास, लेकिन हमारी सरकार चली गई और खट्टर साहब की सरकार आ गई। आज वो जो प्लॉट बचे पड़े हैं उनके अंदर काइयां लग रही हैं और ऊपर ऊपर तक घास जमी हुई है, क्योंकि उन्होंने बांटा ही तो नहीं। अरे धिंगरा जी, गरीबों के रुको ना। प्लॉट गरीबों को नहीं दिए गए, अब कह रहे हैं हम प्लॉट- प्लॉट देंगे वही गरीबों को। तो हमारी बांटना स्कीम काम को नहीं आया इन्होंने ना। लॉन्च नहीं किया। अब जब हमारी सरकार आएगी तो हम दोबारा से लॉन्च करेंगे उसको। नीरज जी, तो प्लॉट बांट के फायदा क्या हुआ? प्रदीप जा रहा हूँ, एक मिनट। आप कह रहे हैं हिमाचल में दिक्कत नहीं। सर, हिमाचल में दिक्कत तो है, तो खुद वहाँ के सीएम ने कहा कि सैलरी मुश्किल आ रही है, वो फैक्ट है। बात हम लोग वहां पे 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, जो हमने वायदा किया वो कर रहे हैं। जो हमने वहां पे ये कहा कि हम युवाओं को नौकरी लगाने के लिए सारे इश्तेहार और नौकरियां ऑनलाइन हो चुकी हैं। इसी तरह से तेलंगाना में भी हो चुकी, कर्नाटका में हमने जो प्रॉमिसेस किए वो सारे फुलफिल कर रहे हैं। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, आप मेरी पहले बात पूरी होने दें। बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने जुमले छोड़े हैं आज के उसमें, वो बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा खर्ची पर्ची, इनके अटैची चल रहे हैं। 100 एसडीओ लगे हरियाणा के अंदर, 78 बाहर से हैं, सारे विद अटैची आए हैं। एक एचपीएससी का डिप्टी सेक्रेटरी 3 करोड़ लेते हुए अपने दफ्तर में पकड़ा गया। अब वो खुद तो भर्ती कर नहीं सकता, भर्ती कर सकता है या तो एचपीएससी का चेयरमैन या मुख्यमंत्री खट्टर, लेकिन 3 करोड़ रुपए उससे पकड़े गए तो उसको जेल भेज दिया गया। अब बताइए कि वो तो जब जॉब ही नहीं लगा सकता, 3 करोड़ किसके नाम पे दिए? धीरज जी, जवाब लेते हैं इनके ऊपर। आपने काफी आरोप लगा दिए, खर्ची पर्ची और अटैची दो। बताना चाह रहा हूँ। अरे धीरज जी, वन ऑन वन, एक मिनट रुको ना सर, उधर भी तो ले आओ, बीच बीच में हमको इंटरव्यू नहीं करना पड़े। प्रदीप भंडारी जी बताइए। मैं नीरज जी बहुत फैक्ट्स के साथ आता हूँ। पहले मैं कहना चाहता हूँ, शायद से नहीं इनने पढ़ा होगा, बता देता हूँ। ये रही अखबार की हर जगह की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई सैलरी नहीं मिल सकती, चीफ सेक्रेटरी तक को सैलरी नहीं मिली थी और उन्होंने निवेदन किया था एमएलए को कि भी सैलरी मत लीजिए। ये 29 अगस्त 2024 का हर तरफ ने सीएनबीसी आवाज से लेके CNN न्यूज 18 से लेके नेटवर्क 18 सबने कवर किया था। इनफैक्ट ये मैं पढ़ना चाहता हूँ कि ये मुख्यमंत्री का खुद का ऑन रिकॉर्ड बयान है और ये मैं पढ़ूंगा ध्यान से। अगर आप देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेट की है और चीफ सेक्रेटरी और खुद को कहा कि हमको सैलरी नहीं लेनी चाहिए। इनने ओपीएस की बात करी थी, ओपीएस के नाम पे इन्होंने छलावा किया है। तो ये सिर्फ वादे करते हैं। कर्नाटका के अंदर चले जाइए, दलित स्कीम की बात करी, दलित की स्कीम के बजाय इन लोगों ने लंबोर्गिनी गाड़ी ले ली। तो हम अगेन मैं वापस से कहूंगा, इनके वादे पूरे नहीं होते। तेलंगाना की बात कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी की डिस्ट्रिक्ट के अंदर चले जाइए, कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के बाहर जर्नलिस्टों ने प्रोटेस्ट किया था क्योंकि वो पत्रकार जब रेवंत रेड्डी के वहां पे फार्म लोन वेवर्स की नहीं इंप्लीमेंट हुई थी, उसको एक्सपोज कर रहे थे, तो उसके खिलाफ एफआईआर कर दी गई थी, उनको मारा गया था। ऐसे ही हुआ था यूएस के अंदर, जब एक पत्रकार ने राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था तो उसका फोन छीन लिया गया था। तो इनके वादे पूरे नहीं हो रहे। खर्ची पर्ची के बारे में मैं क्या, पूरे हरियाणा की जनता वाकिफ है। गुड़गांव या नोएडा एनसीआर से चले जाइए, गुड़गांव में पूछ लीजिए, सबको पता चल जाएगा। इससे बताइए एक पॉलिसी है? एब्सोल्युटली नॉट। कौन सी चीज इसमें फैक्चुअल नहीं है, बता दीजिए कि हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को की सैलरी मिली थी कि नहीं मिली, नहीं मिलने की बात करी थी कि नहीं करी थी, नहीं मिलने की बात करी थी। हरियाणा की हिमाचल की सिचुएशन जो है डायर है कि नहीं है? जी, धींगरा जी के जवाब लेते हैं। धींगरा जी, ये फैक्ट है। हमारा 2005 का मैनिफेस्टो उठाकर देखें, सारे वायदे पूरे किए हमने। 14 का उठाकर देखे, सारे वायदे पूरे किए। अरे तो 9 में हार क्यों गए? उठा के देखे, कोई वायदे पूरे नहीं हुए। 24 का जो 14 का इन्होंने किया अपना मैनिफेस्टो, कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। इनके टाइम पे क्या हुआ? 2 लाख, सुनिए, HKRN बनाया गया हरियाणा के अंदर, हरियाणा कौशल रोजगार डिप्लॉयमेंट पॉलिसी। एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं।
और मैं आपको ये कह रहा हूं, ये 2 लाख पद खाली कैसे पड़े हैं? क्योंकि इन्होंने जॉब नहीं दी, और जॉब नहीं दी तभी तो 2 लाख पद खाली पड़े हैं। और अभी इन्होंने अपने वायदे में लिख दिया कि हम 2 लाख पदों को भरेंगे, क्योंकि हमने लिखा था, उसी की कॉपी मारी इन्होंने। और 2 लाख अगर पद अरे खाली इस पड़े लॉजिक के हैं हिसाब तो से तो आपने 10 साल में क्या अच्छा। किया भाई साहब? आपने नौकरी नीरज नहीं जी, दी जवाब तभी तो दे 2 दो लाख पद खाली पड़े हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही लोगों को जवाब देना है। अरे भाई साहब देखिए, सुनिए, खुद प्रूव कर रहे हो कि 2 लाख पद खाली पड़े हैं। उसके बाद आइए आप, 500 रुपए का सिलेंडर की बात थी, मोदी जी ने खुद कहा था सब्सिडी छोड़िए, हम 1100 रुपए का सिलेंडर लीजिए। अब फिर 500 रुपए का क्यों देंगे भाई साहब? आपने सब्सिडी दोबारा क्यों उसको देने की बात करी है? आप लोगों ने खुद कहा था सब्सिडी छोड़िए। क्यों कहा था सब्सिडी छोड़िए? जवाब दे दो ढींगरा। जब हमारी जनता प्रदीप जी जवाब गरीब दीजिए, है, हमारे सिलेंडर वाले जनता के मामले पास में। पैसा नहीं है, धीरा जी, तो आप लोगों ने 10 वन ऑन वन साल जवाब में लेते रहो ना, वन साइडेड में। दर्शक को समझ में आना चाहिए, एक एक पॉइंट का जवाब बताइए प्रदीप जी। तो पहली तो ये चीज आपकी डिबेट पे स्टैब्लिश हो गया नीरज जी कि इनने हिमाचल पे झूठ बोला। हिमाचल पे मैंने तथ्य कोट किया, अरे पॉइंट भाई नंबर साहब, 1। कहाँ बोला हमने झूठ? हिमाचल पे हमारे सैलरियां सब जा रही हैं। आप लोग टीवी चैनल को यूं यूं जी, क्या दिखा आप के इनको कोई प्लीज गड़बड़ नहीं फैक्ट चेक कर सकते हैं? हमारे नीरज हिमाचल जी, की मैं बात आपको हरियाणा पे ओपन आ जाओ चैलेंज आप। डिबेट, ये रहा स्टेटमेंट ना, हरियाणा पे आ ये जाओ, रहा गलत स्टेटमेंट झूठ मत बोलो। हिमाचल प्रदेश के आप लोग मुख्यमंत्री धीरज की जी, बात करोगे उनकी तो बात राजस्थान सुनिए। भागोगे, उधर की बात करो तो नीरज जी, उधर भागोगे। आप मुझे अरे ढींगरा सर, 400 रुपए का सिलेंडर का वायदा ऐसे मत करो भाई, अब दोनों लोगों को मौका दे रहे हो तो आप उनको बोलने नहीं दे रहे हो। एक एक करके बोलो, प्रदीप जी बोलो आप। 450 रुपए सिलेंडर का वायदा राजस्थान अरे किया। सुनो ना, वो जवाब दे रहे हैं 450 500 वाले का। अब वो जवाब दे रहे हैं तो उनको सुनो ना, नीरज जी। फिर आप बोलना। हाँ जी बोलो। नीरज जी, मैं चाहता हूं कि जनता के सामने स्पष्ट हो जाए, आप इतने सीनियर एंकर हैं, कि क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड ये नहीं कहा था कि चीफ सेक्रेटरी को अपनी सैलरी देने के पैसे नहीं, चीफ सेक्रेटरी को अपनी सैलरी नहीं लेनी चाहिए? ये देश भर में रिपोर्ट हुआ है। ढींगरा जी लड़के नहीं आते, ढींगरा जी तो क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे झूठ है नीरज जी, बताइए इसमें क्या झूठ है? मैं वापस ले लूंगा अपने स्टेटमेंट अगर मैंने झूठ बोला। ये मैं कोट कर रहा हूँ, आप पहले इस पे क्लैरिफाई करें। नहीं नीरज जी नहीं, आप मुझे बताइए क्या झूठ है इसमें? नीरज जी बताइए, क्या सैलरी में डिले हुआ कि नहीं हुआ? अरे मेरे पास नीरज जी, हिमाचल में डिले हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक एक करके पॉइंट। धींगरा जी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? धींगरा जी प्लीज, देखिए आप ही दोनों लोगों को मैं समय दे रहा हूँ अभी, तो आप उसमें भी आप एक दूसरे को सुन नहीं रहे। मेरी ये बात तो आपके सुक्खू जी ने स्वयं कही थी कि पैसे नहीं, हम लोगों को सैलरी कुछ दिन नहीं लेनी चाहिए। इसमें इसको क्यों डिनाई कर रहे हो? है तो है हरियाणा की, इसके अंदर पोर्टल के अंदर यासी कंपनी को जुर्माना लगाते हैं और उसी पोर्टल को चला करके लोगों को हरियाणा का जवाब दूंगा, पर हिमाचल के झूठ तो कबूल कर लीजिए। चलो हम आप अपनी बात कंप्लीट करें। हिमाचल का प्रवक्ता नहीं, हरियाणा का हूँ, पहले मेरी बात सुनिए। और हरियाणा हिमाचल में कोई सैलरी किसी की पेंडिंग नहीं है, कोई पेंडिंग नहीं है सैलरी, बता रहा हूँ, आप झूठ मत बोलिए। राजस्थान पे आइए, कितने रुपए का सिलेंडर राजस्थान में मिल रहा है? 450 रुपए का वायदा किया था आपने। नो आप बताइए, राजस्थान में 450 का सिलेंडर मिल रहा है क्या? बताइए ना प्रदीप जी, बताइए 450 का सिलेंडर मिल रहा है क्या? ढींगरा जी आप, अरे ढींगरा ऐसी आप थोड़ी डिबेट हो राजस्थान पे सकती है जाइए, नीरज जी। फिर राजस्थान पे बताइए 450 का सिलेंडर दे रहे हो क्या? धींगरा जी उनका सुनोगे तभी तो पता चलेगा ना। बताइए आप उनको बताने तो दीजिए। बताइए। धींगरा जी आप शांत रहिए प्लीज, उनको बोलने जवाब देने दीजिए। बोलो प्रदीप जी, सिलेंडर के बारे में बोलो। मैं वापस से कहूँ जी, मैं कह रहा हूँ, पहली चीज तो इनने हिमाचल पे झूठ बोला, ये देश की जनता के सामने प्रूफ हो गया। ये बड़ी स्कैम की बात कर रहे थे, जरा सुनिए जो कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट ने कौन से पे करप्शन के चार्ज हुड्डा जी के वक्त कहे थे। जेबीटी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम 2020-2001, उसके बाद 19, उसके बाद जाके उसके बाद टीचर को अपॉइंटमेंट। तो मेरे पास भी इतने सारे कागज हैं, लीजिए मैं भी पढ़ी नीरज जी, जाता हूं मेरे से कागज। नीरज जी, इन कागजों को पढ़ने से क्या होगा? आप मुझे बताइए, राजस्थान में सिलेंडर कितने का दे रहे हैं? धींगरा जी और प्रदीप जी को रुकिए, अभी दोनों लोग रुकिए। सर ऐसे नहीं, आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो ये जाइए। तो अपने बारे में भी यही बोलेंगे, जब आप मुझे 20 सेकंड दे रहे हैं उसमें भी यही बोलेंगे। नहीं, ये इसीलिए तो मैं दोनों लोग रोक रहा हूँ। धींगरा साहब ठंडा पानी पिए। सर आप भी, दिलीप प्रदीप जी आप भी पिए, थोड़ा रुकिए। अब शिवराज जी पास चलता हूँ। बताइए सर, दोनों लोगों ने अपने अपने घोषणा पत्र रख दिए हैं। दोनों लगभग, अगर ऊपर का पेज ऐसे हम फाड़ दें तो अंदर पता करना मुश्किल हो जाएगा किसका कौन सा। लगभग एक ही जैसे, थोड़ा 19-20 टाइप के दिख रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में जो इस समय हो रहा है, क्या चल रहा है? ये जो दिए जा रहे हैं लोगों को, अब ये कह रहे हैं कि फ्री भी मत कहिए इसको, तो चलिए मैं दोनों लोगों के लिए नहीं कहता हूँ फ्री भी, जो ये दिए जा रहे हैं सहायता, कितना असर होगा इनका चुनाव में? जी नमस्कार नीरज जी, बिल्कुल आपने वाजिब सवाल खड़ा किया है कि, और यही बात हरियाणा में एक बहुत बड़े नेता हुए चौधरी देवीलाल, उन्होंने भी बोली थी कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो का पहला पन्ना फाड़ दें तो
तो अंदर आप बता नहीं सकते कि इनमें अंतर क्या है। सारे मैनिफेस्टोज एक जैसे होते हैं, केवल पहले पढ़ने का अंतर है, और वही अंतर यहां भी दिख रहा है। जो वादे बीजेपी ने किए थे, कांग्रेस ने किए थे, वही सेम वादे दोहराए गए हैं, कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन कुछ एक अंतर हैं जिनको हमें मुझे लगता है बताना चाहिए दर्शकों को। एक तो वृद्धावस्था पेंशन का जिक्र किया गया था कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, दिव्यांग और जो विडो हैं उनके पेंशन का जिक्र किया गया 6,000 रुपए, वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में मिसिंग है। उसके अलावा ओपीएस का जिक्र किया गया था कांग्रेस में, वो इसमें नहीं है। और चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए का जिक्र है, वो इसमें नहीं है। कास्ट सर्वे का जिक्र है, वो इसमें नहीं है। तो ये ओपीएस तो बता ही दिया हमने। तो ये कुछ एक इशू हैं जो कांग्रेस और बीजेपी में अंतर मूल रूप से दिख रहे हैं। बाकी लगभग एक जैसा है। एक ये है कि जो अग्निवीर स्कीम के तहत जो लोग लगे हैं उनको जब वापस लौटेंगे तो बीजेपी ने कहा है उनको पूरा नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा लगभग एक जैसा मैनिफेस्टो है, कोई ज्यादा अंतर है नहीं। अब हरियाणा की जनता को मैनिफेस्टो से कोई ज्यादा असर पड़ेगा, इसकी संभावना बड़ी कम है, क्योंकि बीजेपी लंबे समय से 10 साल से सरकार में है, एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। और देखिए, हरियाणा के लोग जब प्रत्याशी, दोनों पार्टियों के, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के प्रत्याशी जब जा रहे हैं चुनाव में प्रचार करने के लिए, तो दोनों से सवाल पूछ रहे हैं। जाहिर है ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे जो सरकार में है उसी से, लेकिन कांग्रेस के लोगों से भी पूछ रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी और नई डेवलपमेंट है कि लोग उनको उत्तरदायी बना रहे हैं, उनकी जवाबदेही तय कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह का इलेक्शन हो गया है उसमें मैनिफेस्टो का कोई ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी है और उनको वो फेस करनी पड़ रही है। बीजेपी का जो सरकार थी उसमें मिस गवर्नेंस रही और उनको वो फेस करनी पड़ रही है। और जो लीडर्स थे उन्होंने जिस तरीके से एरोगेंसी दिखाई थी बीजेपी के, उनको वो भी फेस करनी पड़ रही है। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस के जो पूर्व की सरकार रही 10 साल, उसमें भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे वो आज भी लोग उजागर कर रहे हैं, उनको आज भी लोग उठा रहे हैं। रोजगार का एक बड़ा मसला है। रोजगार के मामले पे दोनों सरकारें एक जैसी हुई। अगर एक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा नीरज जी, तो दूसरी पर रोजगार नहीं देने के आरोप लगे। आज हरियाणा में देखिए, रोजगार की दर जो सीएमआई के आंकड़े हैं वो आपको मेरे से ज्यादा पता है, 37% तक का जो बेरोजगारी है वो दर बढ़ गई। तो बहुत बढ़िया, दिल्ली के नजदीक बिजनेस फ्रेंडली हरियाणा स्टेट है, लेकिन उसके बावजूद इतना ज्यादा बढ़ना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और ये सब मुद्दे इस इलेक्शन में बहुत हावी हैं। इलेक्शन बाइपोलर है, इसलिए ज्यादा अंतर पड़ नहीं रहा तीसरे कोई मोर्चे से। सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। और देखिए, अब उफान पर है इलेक्शन। अब पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेताओं की रैलियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों नेताओं को उम्मीद है कि दोनों रैलियां करेंगे और इलेक्शन अब उफान पर है। तो इस मैनिफेस्टो से वहां कुछ फर्क पड़ेगा कि इन्होंने कुछ ज्यादा स्कीम्स बोली हैं या इन्होंने कम बोली हैं, मुझे संभावना कम लगती है। और कांग्रेस तो ये वादे पहले भी कर चुकी है, मतलब 2-3 साल से वो भूपेंद्र हुड्डा अलग अलग रैलियों में ये बातें बोलते रहे। तो हरियाणा के लोगों के लिए कोई नई चीजें इसमें नहीं। जी सतीश जी, आप हमेशा कहते हैं कि ये चीज़ें चुनाव में बहुत मैटर करती हैं, जो स्कीम्स पार्टियां अनाउंस करती हैं। और अब चूंकि ऐसा माहौल हो गया कि सबको करना भी पड़ता है और सब लोग उसको धरातल पे उतारना भी चाहते हैं। लेकिन दोनों का आप घोषणा पत्र देखिए तो लगभग एक जैसी, कुछ थोड़े बहुत फ़र्क हैं। जैसे ओपीएस है इसमें, तो उसमें सारे अग्निवीर लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, इस तरह कुछ एक डिफरेंस है। अदरवाइज मोटा मोटी एक जैसे हैं। क्या ये वर्क करेगा या कुछ दूसरी चीज़ चुनाव में इस बार काम कर रही है हरियाणा के? दोनों बात, पहले दोनों बात कहता हूँ। देखिए, हम लोग लेन देन के जमाने में, लेन देन जिसको अंग्रेजी में हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं, वो पूरा राजनीति से लेके इंटरनेशनल रिलेशन में ट्रांजैक्शनल शब्द बड़ा आजकल इस्तेमाल है। भाजपा वाले फ्रीबी, मुफ्ती वगैरह वगैरह को बहुत इसके खिलाफ बोला, खुद प्रधानमंत्री जी ने बोला। हो सकता है ये बात सही भी हो लॉन्ग टर्म, मैं भी मान लेता हूं, लेकिन इसके बिना गुजारा नहीं है। क्योंकि जो आर्थिक नीतियां हैं देश में और जो दिशा दशा है, उसमें इंस्टेंट नूडल की पॉलिटिक्स ही काम आती, तुरंत बन जाता है ना नूडल। तो तुरंत जिसको 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 दिखा, तो ऐसा मान के चलिए कि वो वोट को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि एक गरीब के घर में 3-4 हजार, 5,000 रुपया दिख जाता है तो वो आपके 5 करोड़ के बराबर, पहली बात। दूसरी बात जो है, अभी हमारे से पूर्व वक्ता कह रहे थे, एक बात उन्होंने छोड़ दी।
इसमें एमएसपी को लीगल गारंटी देने की बात कांग्रेस पार्टी ने की। लीगल गारंटी मतलब कानूनी अधिकार, ये बात हमें भाजपा वाले में नहीं दिखी। और ये बहुत शर्म की बात और बेइज्जती की बात है कि अगर वोटर भी मैनिफेस्टो को उतना तवज्जो नहीं देता है, तो मैं मानता हूं कि चुनाव तो मैनिफेस्टो पे ही होना चाहिए। जो पहले किया था उस पे क्या किया और जो आगे कहा वो किया कि नहीं। तो ये इसके दो पक्ष। तीसरी बात आपने पूछा कि चुनाव को लेकर, मैं आपके चैनल पे या कहीं और पहले भी कह रहा हूं, देखिए भाजपा के लिए थोड़ा मुश्किल तो है। पलड़ा जो है, लगता है, मैं कह रहा हूं लगता है कि कांग्रेसियों का भारी हो सकता है। कितना भारी होगा, क्योंकि बहुत भारी होकर भी कांग्रेसी थोड़ा सा हल्के रह जाते हैं, ये मैंने देखा है। हिमाचल में आपके चैनल पे कहता था मैं कि इनको आनी चाहिए 50 लेकिन आएगी 40, आई 40। तो ये एक बात है। दरअसल हरियाणा का जो चुनाव है इस बार, वो किसान, जवान, पहलवान और बेरोजगार, इन सब पे केंद्रित है। किसानों का बात किया मैंने कर दिया, जवानों का ये क्यों अभी कह रहे अग्निवीर को पूरा नौकरी दे देंगे। 2 लाख नौकरी कहा है सरकारी, बीजेपी ने कहा है सरकारी नौकरी देंगे। बीजेपी ने कहा है 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे। कहा था बिहार में भी 18-19 लाख का, लेकिन कहना पड़ा उनको, क्योंकि एक बेरोजगारी मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे हैं और इसमें निर्णय जो भी हो, अभी फिलहाल ऐसा ही लगता है कि 10 साल के बाद, पिछले बार भी कांग्रेसियों को 31 सीट आई थी मेरे ख्याल से, तो जो भी हो, लेकिन पलड़ा इनका भारी। क्या सतीश जी, आपने एक वर्ड कहा ना कि अभी देखिए केजरीवाल जी भी लगातार जीत रहे हैं दिल्ली में, लेकिन वो भी इसी का सहारा लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि उससे कोई बच जाओ। देश जी, क्या चल रहा है हरियाणा में? ये सब जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं पार्टीज की ओर से, ये प्ले कर रहे हैं या एक डिफरेंट स्ट्रेटजी चल रही है? क्योंकि हरियाणा में मुझे लगता है कि बाइपोलर हम लोग देख रहे हैं मोटे तौर पर, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप्स भी बहुत इफेक्टिव है वहाँ पे। नहीं, हरियाणा एक छोटा प्रदेश है, वहाँ विधानसभाओं के छोटे हैं, कम वोट में भी जीत हार होता है। अगर कोई छोटी पार्टी 10-15 सीट पर भी छोटी छोटी पार्टी अगर 4-4, 5-5 हज़ार वोट काट लेती है तो चुनाव परिणाम बदल सकता है। इस दृष्टि से देखते हैं कि पहला तो यह है कि लोग एक मन बनाए रहते हैं, कैंडिडेट्स को देखते हैं, पार्टी को देखते हैं, सरकार का परफॉर्मेंस, उन पर क्या प्रभाव पड़ा है, उनके सामने जो कठिनाइयां आई हैं उनको सरकार ने हल किया नहीं किया, तो इसके आधार पर एक मन बना रहता है उसमें। ओवरऑल जो देश का वातावरण होता है, अब राहुल जी ने सिखों के बारे में अमेरिका में बोला है, तो ये तो है नहीं कि उसका असर नहीं होगा पंजाब में। पंजाब से लगा हुआ प्रदेश है और उसका एक बड़ा असर होगा। अब कैसे होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस रूप में उसको लेके मैदान में तो उतरी नहीं है। नड्डा जी ने आज जो पत्र लिखा है उसमें वो इशू है ही नहीं, उसके अलावा इशू उठा दिया है उन्होंने, लेकिन एक इशू जनता के बीच हो सकता है। देखिए मैनिफेस्टो जो है वो काम करता है, ये तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा कि मैनिफेस्टो में लोग अपने अपने अनुसार कुछ चीज़ें देखते हैं। युवा देख रहे होंगे, उसमें बुजुर्ग ने देखा होगा, महिलाएं देखेंगी, उसके अलावा जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो व्यवसायी हैं। अब ये बात सही है कि दोनों पार्टियों ने इसमें मुफ्त जो है, मुफ्त सेवाएं और मुफ्त का वो घोषणाएं की हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा गुणात्मक अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी ने इसके साथ साथ जो एक विजन दिया है विकास का अपने घोषणा पत्र में। अगर आप गहराई से देखेंगे तो ये बात सही है कि इन्होंने 2000 महिलाओं को तो इन्होंने 2100 कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसने कहा है कि जैसे 10 औद्योगिक शहर हम इसमें जो है एक डेवलप करेंगे और उसमें उद्यमियों को प्रोत्साहन देंगे कि 50,000 स्थानीय युवा को नौकरी दे। तो ये कोई वायदा नहीं है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म कैसे विकास भी और रोजगार क्रिएट हो, उसका एक विजन है। दूसरा, इसमें आप देखेंगे कि
जो अरावली का क्षेत्र है उसके लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में विशेष बात यह है कि दक्षिण हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क बनाएंगे। ये महत्वपूर्ण घोषणा है, चाहे पर्यावरण की आप दृष्टि से देखें, चाहे पारिस्थितिकी संतुलन की दृष्टि से देखें, पर्यटन की दृष्टि से देखें, उस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से अगर उस प्रकार के पार्क बनते हैं तो पूरे एरिया को उस प्रकार से आपको डेवलप करना पड़ता है, जैसे मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी का है। उसी प्रकार से जैसे कांग्रेस तो ये चल रही है कि भाई हम जातिगत जनगणना। सर अवधेश जी एक मिनट रुकिए, दोबारा से आता हूं मैं आपके पास। ये इश्यूज डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म विजन वाले होते हैं, लेकिन चुनाव में कुछ चीज़ें इंस्टेंटली वर्क करने लगती हैं वो हमें समझना और पकड़ना चाहिए। हाँ। प्रदीप जी बीच में इशारा कर रहे थे, मैं कुछ रिस्पांस देना चाह रहे थे। प्रदीप जी बताइए। एमएसपी की बात कर रहा था, मैं चाहूंगा कि आपके सामने कितना बड़ा एक झूठ कांग्रेस पार्टी फैलाती है। ये कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे केवी थॉमस का पार्लियामेंट के अंदर बयान, और वो कहते हैं कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी नहीं जा सकती, पॉसिबल नहीं है। 30 सालों तक इनने एमएस स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट तक नहीं इंप्लीमेंट कर पाई। हमने 201 में से 200 सजेशंस इंप्लीमेंट करे। तो मैं वापस इसीलिए बता रहा हूँ नीरज जी, ये झूठी पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। जैसे हिमाचल में झूठ बोला, जैसे कर्नाटक में झूठ बोला, और ये एमएसपी में झूठ बोल रहे हैं। जिनके मिनिस्टर खुद पार्लियामेंट में कहते हैं कि एमएसपी की लीगल गारंटी पॉसिबल नहीं, जाके मैनिफेस्टो में डालते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए जनता जो है वो चुनावी जुमला देने का पार्ट आता है। तभी हिमाचल से कर्नाटका से लेकर तेलंगाना तक कहीं भी कांग्रेस की सरकार नीरज जी 2011 के बाद रिपीट नहीं हुई है, एक बार भी रिपीट नहीं, क्योंकि जनता एक बार कोई बेवकूफ बना देते हैं, दूसरी बार नहीं बना पाते। धिंगरा जी इसका आप जवाब देंगे क्या? देखिए, 3 काले कानून किसने बनाए थे? हमने बनाए थे क्या? जमीनें लूटने के कानून थे। और किसके लिए बनाए थे? बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए बनाए थे कानून। फिर उसके बाद माफी मांग कर वापस क्यों ले लिए? कभी उनको आतंकवादी कह रहे थे, कभी आंदोलनजीवी कह रहे थे, कभी परिजीवी कह रहे थे। परिजीवी का मतलब देखिए क्या होता है, खून चूसने वाले कीड़े बोल रहे थे उनको, किसानों को। अभी कंगना रनौत ने क्या बोला किसानों के लिए? ये सारे मंत्री, सारे जो लोग हैं किसानों के अगेंस्ट सरकार रही, और किसानों के बड़े बड़े ढोल पीट रहे हैं यहाँ पे बैठ के। प्रदीप जी कौन सी बात कर रहे हैं? और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये लोग अग्निवीर बनाने वाले कौन है? फौज की पक्की भर्ती होती थी, उसको अग्निवीर बना दिया। अब हरियाणा में कहते हैं हरियाणवियों के लिए हम जो है पक्की भर्ती दे देंगे। तो अग्निवीर क्यों बनाए गए थे भाई साहब? उन्हीं को ही क्यों ना पक्का भर्ती जो थी उनकी चलते रहने देते। आप लोग जानबूझ के जुमले छोड़ रहे हो और कह रहे हो कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर अगर बात करी जाए, 10 साल का हुड्डा साहब के कार्यकाल में कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने कॉलेजेस बनाए, कितने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, कितने मेट्रो के विस्तार किए, कितना बिजली का विस्तार किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 10 साल हरियाणा लूटा। 60,000 करोड़ कर्जा था, उसको 4.5 लाख करोड़ पे पहुंचाने का काम किया, लेकिन काम कोई किया नहीं। सारे पद खाली पड़े हैं। और अगर देखा जाए तो 3 काले कानून लेकर के आए थे, 750 किसान। अब ये वाला जो नया पॉइंट आपने डाला, इस पे जवाब लेते हैं प्रदीप से। बताइए प्रदीप, ये जो नया पॉइंट इन्होंने दिया। देखिए क्या है ना, ये पढ़ के नहीं आए। दिक्कत कांग्रेस की प्रवक्ताओं की थी, पढ़ के नहीं आते। मेडिकल कॉलेजेस हरियाणा में हुड्डा जी के समय 6 थे, हमने बढ़ा के 15 करे। मेडिकल सीट जिनके समय 700 थी, हमने बढ़ा के 15 किया। बताइए कौन से 15 किया आपने मेडिकल कॉलेज? बताइए, झूठ बोल रहे हो। एक मेडिकल कॉलेज नहीं लगा। धिंगरा जी वो आपके बीच में नहीं बोलते। एक मेडिकल कॉलेज नहीं लगा। मुझे नाम बताइए। धिंगरा जी बता दे कहाँ लगाया। धिंगरा जी आपकी बारी आएगी तो आप काउंटर कर लीजिएगा। वो आपकी बारी में बोलते नहीं है, सुनते हैं। आप भी सुनो ना उनकी बात। बताइए, नाम बताइए कौन सी जगह पे लगे। केवल धिंगरा जी सर मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। हमने नहीं, आप बातें पूछेगा ना अपनी बारी में। जब वो बोल लेंगे तभी तो आप पूछेंगे। आप पूछते रहेंगे तो वो बोलेंगे कब? अपनी बारी में। प्लीज, हम लोग आवाज एकदम ये नहीं करते कि बोलने नहीं दें किसी को। दोनों आप जब बोलते तो वो नहीं चुप रहते हैं, जब वो बोलेंगे जी। बताइए प्रदीप जी, जवाब दीजिए उनका सवाल। मैं चाहूंगा धिंगरा जी, थोड़ा सा आप शायद से एक्सपीरियंस नहीं है करने में। ऐसे डिबेट नहीं होती है। अपने जाके अपने पार्टी के प्रवक्ताओं से सीखिए कैसे डिबेट की जाती है। भाजपा के उसमें मत बनिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आना है तो ऑफिशियली आ जाइए। बीजेपी के टाइम में मत बोलिए कि हर व्यक्ति के बीच में उचक के बोलेंगे आप। आपने मेडिकल कॉलेज में बताने दो डेटा, आप डिबेट में बता भी दूंगा 15 के नाम। रिलैक्स करो। 6 इनके समय में, हमारे बढ़ के 15 हुए। मेडिकल सीट्स इनके समय में 700 थी, बढ़ के 2185 हुई। पीजी सीट्स इनके समय में 289 थी, बढ़ के 1006 हुई। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी इनके समय 43 थी, बढ़ के 56 हुई। गवर्नमेंट कॉलेजेस इनके समय 105 से बढ़ के 182 हुए। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी संस्कृति स्कूल इनके समय में 13 थे। अब बता दो सुनो कॉलेजेस का नाम।
सुनो कॉलेज का नाम सुनो। कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल 2017, शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज नलवार मेवात 2014, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस रोहतक पोस्ट 2014, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भिवानी 2020, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिंद 2021, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नन्नौल 2022, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा पोस्ट 2014 एक्सपेंशन, वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस झज्जर। पढ़ के आया ओके, दोनों लोग प्लीज दोनों लोग रुकिए। नीरज जी क्या ये इनको पढ़ के नहीं आते, इनको ये नहीं पता मेडिकल क्या कॉलेज भाई ये ऐसे नहीं चलेगा। मेडिकल कॉलेज के बात की, मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए, इससे झूठ अग्रोहा में मेडिकल कॉलेज बता दो कहाँ है। कि क्या है नीरज जी कि उनको डिबेट का क्या तरीका है, इनको डिबेट ये झूठ बोल रहे हैं भाई साहब। गवर्नमेंट देगा क्या झूठ? कहाँ है कॉलेज बताइए ना, ये अनाउंस किए थे, ये कॉलेज कहाँ है मेरे को वो बताइए। अनाउंस करने से कॉलेज होता है, ये अनाउंसमेंट क्या है कॉलेज बताइए कहाँ है। रविंद्र जी के पास चलते हैं। रविंद्र जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए आप। कर रहे हो अरे केवल धिंगरा जी रुको यार, आप लोग ना आपस में वन ऑन वन कर करके ना एकदम दर्शकों को सुनने नहीं दे रहे। रविंद्र जी से समझते हैं। रविंद्र जी मुझे मेरा एकदम डिफरेंट सवाल है, फ्रीबीज को छोड़िए, सही योजनाओं को, मुझे ये बताइए कि ये दोनों पार्टीज जो है इनकी रणनीति क्या है चुनाव की। जैसे वो आपके यहाँ मतलब बहुत डिटेल तो आप ही बता पाओगे कि 3 हिस्सों में बांट लीजिए अगर आप हरियाणा को, तो अलग अलग हिस्सों पे लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है। दोनों पार्टी किस स्ट्रेटजी लड़ रही हैं? दोनों के अंदर मनमुटाव है, दोनों के अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। कुछ लोग क्या ये भी सोच रहे हैं कि पोस्ट पोल गेम हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा में जो स्थिति है फिलहाल बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लिए अनुकूल है। लेकिन और भी खराब बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए कुछ काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी जो आज विपक्ष में बैठी है, तो 10 साल तक बहुत बढ़िया विपक्ष के तौर पर कांग्रेस काम नहीं कर पाई, बल्कि आज भी एक बड़ा मुद्दा हरियाणा में सिर उठाया है, लेकिन कांग्रेस ने कभी वो रेज नहीं किया। 12 तारीख को मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था, ना तो आज तक उस इस्तीफे की कॉपी हरियाणा की जनता को मिली है, ना हमको उसके बाद ये पता है कि आज हरियाणा में एक मुख्यमंत्री है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, उसकी कोई जानकारी अभी तक ऑफिशियली इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट इश्यूज कांग्रेस पार्टी रेज करने से कहीं ना कहीं बचती रही है। अब जो कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है उसके पीछे सिर्फ 2 बड़े कारण हैं, एक एंटी इनकम्बेंसी मिस गवर्नेंस, और दूसरा जो जेजेपी और आईएनएलडी का जो वोट था, उन पार्टी के स्प्लिट होने से वो वोट कुदरती तौर पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चला गया। ये 2 बड़े इश्यूज हैं। और अगर आप 3 हिस्सों में हरियाणा को बांटेंगे तो देखिए अहिरवाल का जो इलाका है, जिसमें आपका गुड़गांव से लेके और महेंद्रगढ़ तक का इलाका आता है, वहां पर बीजेपी पहले भी मजबूत थी, आज भी उसकी स्थिति मजबूत है। दूसरा जो इलाका है जिसको जीटी रोड बेल्ट बोला जाता है, वहां पर बीजेपी पहले मजबूत थी, लेकिन अब वहां पर संघर्ष है, फाइट है, क्योंकि यही वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा किसान आंदोलन का एपिसेंटर था। और कुरुक्षेत्र अंबाला का ये इलाका है, पानीपत तक ये जाता है, इसमें पूरे में बहुत ज्यादा असर रहा था किसानों के आंदोलन का। और दूसरा ये जो इलाका है, ये इस इलाके में बहुत कम जातिवादी राजनीति चलती है, यहां पर जाट और गैर जाट की राजनीति का बड़ा कम असर है। अब जो बाकी का हरियाणा बच गया उसमें कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग है, कांग्रेस पार्टी को उसमें बहुत फायदा मिला है, क्योंकि वहां पर बीजेपी का बहुत ज्यादा जनाधार नहीं था। वहां पर जो मुख्य मुकाबला था वो कांग्रेस और तो टाई करा दिया के बीच में था, और जेजेपी और आईएनएलडी के टूटने से वहां पर जो है वो रविंद्र जी अब टाई करा दिया आपने, बोला अहिरवाल वाले इलाके में बीजेपी, जाटलैंड वाले इलाके में कांग्रेस और जीटी रोड वाले इलाके में 50-50। अब तो टाई हो गया। नहीं, मैंने नहीं कराया, मैं बताता हूँ। क्योंकि अहिरवाल का इलाका केवल 12 विधानसभा सीटों का है और वहां पर बीजेपी मजबूत है। इसका मतलब सारी सीटें जीतेगी ऐसा नहीं है, बीजेपी मजबूत है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ सीट्स बीजेपी जीतेगी, तो कुछ बीजेपी सीटें हारेगी भी। और अहिरवाल का इलाके के बाद अगर आप दूसरे इलाके में जाएंगे जहां पर आप चरखी दादरी से शुरू करके और सिरसा तक चले जाइए, जिसमें दादरी, भिवानी, हिसार, सिरसा, जींद, कैथल का इलाका है, उस इलाके में बीजेपी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वहां पर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, और वो भी इलाका ऐसा है जहां पर जाट बाहुल्य है और किसानों का बड़ा आंदोलन वहां पर चला था, उसका बहुत असर वहां पर था। अब जो बीजेपी को जिससे ज्यादा सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वहां पर भी मैंने कहा कि किसानों का आंदोलन चला, और आज भी जो किसान बैठे हैं, जो शंभू बॉर्डर है वो इसी इलाके में पड़ती है, जो कि पटियाला और अंबाला का जो बॉर्डर है, आज भी किसान वहीं पर बैठे हैं 200 दिन से। तो वहां पर जो बीजेपी को बेनिफिट मिलना था, उस बेनिफिट में कहीं ना कहीं कमी आई है। और
अंबाला का जी। लोकसभा चुनाव भी रविंद्र जी, मैं कांग्रेस जीतने में आपको कामयाब रोक रहा हुई। हूँ। जी एक्चुअली हरियाणा में ना, अभी मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद सवाल मेरे मन में ये कि वहाँ पे जब मैंने कहा ना बाइपोलर, थोड़ा मुझे कम इसलिए समझ में आता है क्योंकि इसमें परिवार चुनाव लड़ रहे हैं ना। चौटाला परिवार है, हुड्डा परिवार है, जिंदल फैमिली भी चुनाव में है, और भाजपा कांग्रेस तो है ही है, इसके अलावा और भी छोटे छोटे दल हैं। तो जो मैंने एक सवाल अभी रविंद्र जी आज पूछा था कि पोस्ट पोल को भी ध्यान में रखते हुए कुछ स्ट्रेटजी बनी है क्या पार्टीज की, जी, इसको जी। थोड़ा और एक्सप्लेन कराएंगे। बिल्कुल, छोटे से बिल्कुल। ब्रेक के बाद लौट के आते हैं, अभी छोटे छोटे ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका। हरियाणा का दंगल, किसके वादे में दम, इसी बात हम लोग बातचीत कर रहे हैं और अब तक काफ़ी कुछ हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। मेरा एक विशेष अनुरोध है, समय बहुत कम होगा सेकंड सेगमेंट में, इसलिए बहुत छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। सतीश जी और अवधेश जी आपके पास आते हैं, एक एक कमेंट आप लोगों को चाहिए। सतीश जी, आपको लगता है कि ये पॉलिटिक्स की जो हो रही इस समय हरियाणा में, ये इसमें बहुत सारे फैक्टर, जो भी मैं रवीन से समझने की कोशिश कर रहा था कि अलग खेल है यहाँ पे। और मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव हमेशा कहा कि एक थ्रेड होता है जो चुनाव को ड्राइव कर रहा होता है। तो बहुत सारे लोग हमारे इससे सहमत नहीं होते, मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव को आप देख लीजिए या उससे पहले यूपी का देख लीजिए, कहीं का भी देख लीजिए, एक चीज़ होती है जो चुनाव को आलंबित करती है, और लोकसभा चुनाव में यूपी में वो आरक्षण का मसला था। ऐसा कुछ थ्रेड आपको हरियाणा में दिख रहा है कि इस पे एक टिका, वो बाकी तो सब बातें हैं, बात करने के लिए तो हम लोग घंटों बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो चुनाव डिसाइड करेगी, वो क्या हो सकती है? देखिए, सब लोग जब 400 कह रहे थे लोकसभा में, तो मैं आप लोगों से एकदम मतलब खिलाफ बोलता था, आप लोग के चैनल पे ही बोलता। थ्रेड की बात की थी, थ्रेड पता चल जाता है, जैसा आपने ठीक कहा। जब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 5 सीटें आई, ये तो विधानसभा का चुनाव। थ्रेड क्या है? थ्रेड यही है 10 साल का शासन। अब उसको इतना तो ज्यादा माहौल लगता नहीं कि प्रो इनकम्बेंसी है कि नहीं। अब एंटी इनकम्बेंसी कितना है, इसी का खेल है कि बस आप जो भी बात कर रहे थे कि पोस्ट कोएलिशन मतलब पोस्ट चुनाव, वही कुछ भाजपा उस तरफ टारगेट करे तो शायद कुछ हो। क्योंकि पिछले चुनाव में भी तो मैंने देखा था कि रातों रात इंस्टेंट नूडल में हुड्डा के लोगों ने 31 सीटें जीत ली थी। तो थ्रेड वही है जो मैंने आपसे बोला था, 4 शब्द: किसान, इनकम्बेंसी, पहलवान, जवान और बेरोजगार, ये चारों मिलता है, और उसी का आपको असर मैनिफेस्टो पे भी दिख रहा है। और उसमें 10 साल जोड़ दीजिए, नए मुख्यमंत्री हैं, पुराने वाले केंद्र में आ गए, तो इसी पर डिसाइड होगा। हाँ, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की में हमको उतना उत्साह ही नहीं दिख रहा है, आपको सच्ची बताऊं, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी पे मुझे बहुत, मैंने देखा हुआ है अपनी आंखों से, वो बहुत है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ ये 40 पड़ जाएंगे 60 के बना 60 के। ओके, अवधेश जी, आपके हिसाब से एक चीज़ क्या है जो इस चुनाव को ड्राइव करे, जो कि हर चुनाव में ड्राइव करती है, पकड़ने वाली बात होती है, क्या हम उसको पकड़ पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों ने पकड़ा है। देखिए, वो बहुत साफ से हरियाणा में लोकसभा चुनाव में भी धारा दिख रही थी, विधानसभा चुनाव में भी दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर के एंटी इनकम्बेंसी से ग्रस्त हो गई है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, सच बात यही है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी आंतरिक एंटी इनकम्बेंसी से ग्रस्त है, आपने सीटों पर विद्रोह देख लिया है, क्या स्थिति है पूरे प्रदेश में। और तीसरी जो आप शक्ति करें, कोई शक्ति इस समय नहीं, जेजेपी, आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी या जो भी गठबंधन है, वो शून्य, वो बहुत एकाध सीट भी आना मुश्किल है, जो स्थिति हम लोगों ने हरियाणा का देखी है। तो द्विपक्षीय चुनाव में कांग्रेस के अंदर एक आत्मविश्वास है, यद्यपि कांग्रेस उस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड पार्टी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक डिसऑर्गेनाइज्ड पार्टी हो गई हुई है। लीडरशिप का क्राइसिस है वहां। एक बड़ा इशू बनाना चुनाव में, उसमें बीजेपी अभी सामने नहीं आ पाई है। इन सब का लाभ कांग्रेस को मिल रहा है। बाकी इस समय इशूज तो सामने जो है हरियाणा में अगर देखा जाए तो लीडरशिप का इशू अगर देखें तो सामने है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के नेताओं पर भारी पड़ रहे हैं। प्रदीप जी, भाई ये लोग कह रहे हैं कि
आप अपने में ही डिसऑर्गेनाइज हैं। देखिए नीरज जी जी बोलिए। नीरज जी, साफ है कि भारतीय जनता पार्टी वापस से हरियाणा के अंदर सरकार बनाने वाली है, क्योंकि हरियाणा खर्ची और पर्ची के सिस्टम पे वापस से नहीं जाना चाहता। और इसका कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी को भी है। जब कांग्रेस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, अपना घोषणा पत्र की बात करी थी, तब वहां पे कुमारी शैलजा खुद वहां पे मौजूद ही नहीं थी, जो कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी नेता कही जाती है। तो कांग्रेस के अंदर इतना बड़ा घमासान है, कांग्रेस के अंदर लोग आपस में ही इतने ज्यादा पूरी तरीके से लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है और जनता को भी पता है कि कांग्रेस पार्टी की खर्ची पर्ची और भ्रष्टाचार के मॉडल पे नहीं जाया जा सकता, झूठ के मॉडल पे नहीं जाया सकता, क्योंकि हरियाणा जो है वो आगे ग्रोथ रेट पे बढ़ता जा रहा है। और उनको विश्वास भारतीय जनता पार्टी के मॉडल पे, क्योंकि एग्जाम्पल सैंपल ट्रेलर दूंगा, इस पूरे पैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं बोला। इन्हें बोला मेडिकल कॉलेज बताओ, बताए, मेडिकल कॉलेज का नाम बोला, बताए। अब मेडिकल कॉलेज की फोटो भी दिखा देता हूं, तब भी इनको नहीं पता होगा, तो इनको नंबर मुझे दे दीजिएगा, अपने लोगों को बोलूंगा इनको मेडिकल कॉलेज घुमा भी देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली, हुड्डा जी के समय में हर महीने हरियाणा में सिर्फ रेप हुआ करते थे। ये रही एक सीएनबीसी आवाज की रिपोर्ट दिखाऊंगा, जहाँ पे ये रिपोर्ट है कि दलितों के हितैषी नहीं है हुड्डा जी। तो ये अगर ये आप देखेंगे तो आज दलित, महिला सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ उससे भ्रष्टाचारी पार्टी। धीरज जी, एक सवाल है, क्या कांग्रेस डिफॉल्ट बेनिफिशियरी बन रही है? नीरज जी, ये जो प्रवक्ता महोदय बीजेपी के बैठे हैं ना, ये बहुत बड़े झूठे हैं। इनको ये मुझे जो फोटोएं दिखा रहे हैं ना, ये हमारे बनाए हुए मेडिकल कॉलेज की फोटोएं दिखा रहे हैं। अरे धीरज, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आपस में लड़ेंगे फिर आप है। वैसे हद हो गई इस चीज की, इस चीज का तो हद है। मैं मान गया इनको, ये इतना बड़ा झूठ बोल सकती है बीजेपी। ये भारतीय झूठ पार्टी है, मैं बता रहा हूँ आपको। और आप सुनिए, एक एक करके सुनिए। हर वर्ग को प्रताड़ित करने वाले लोग 10 साल से, चाहे वो किसान है, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे वो सरपंच है। धींगरा जी, आप धींगरा जी एक मिनट सुनो, धीरज जी रुक जाओ यार। हरियाणा में हमारे इतने दोस्त हैं, इतने शांतिप्रिय लोग, इतने हंसमुख मिजाज होते हैं, आराम से बात करते हैं, जो सवाल पूछो उसका जवाब देते हैं। अभी रविंद्र जी देखो कितना बड़े हमको समझ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। आप हमारे सवाल न सुन के, आप प्रदीप जी को छोड़ो, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या कांग्रेस एक डिफॉल्ट बेनिफिशियरी है यहाँ पे? सवाल नहीं तो मैं दूसरी तरह सवाल पूछूं। कैसे डिफॉल्ट? अरे सवाल है मेरा, तो आप जवाब आपको देना है। मैं बता तो रहा हूँ, फिर मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। हमने जो 10 साल के काम किए थे हुड्डा साहब ने अपने सरकार के अंदर, और जो भाजपा के कुशासन था 10 साल का, लोग उसका आकलन कर रहे हैं। उस आकलन के अंदर भाजपा फेल है। और मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे टाइम पे जब हमारी सरकार आई थी, कुल 2300 करोड़ का बजट था हरियाणा के अंदर। जब हम गए थे 68,000 करोड़ का बजट था। हमने कितने मेडिकल कॉलेज लगाए, कितनी यूनिवर्सिटियां लगाई, मेट्रो का कितना विस्तार किया, बिजली के कितने प्लांट लगाए। हमने जो विस्तार किया था एज इट इज पड़ा है, उसके आगे एक इंच भी नहीं बढ़ा हरियाणा। और वो लोग, जनता जो है आज इनसे तंग आई है। 2 लाख अच्छा, समय एकदम कम है भाई। आप लोग ना रेट्रिक में आ जाते, नई बात नहीं बताते मुझे। चलो टिक टिक 4 3 2 आपको और दीना जी को मैं निमंत्रण करना चाहता हूँ। सभी कॉलेजेस में मैं घुमाऊंगा। ओके ठीक है, मैं जब दिल्ली आऊंगा अभी, तो फिर मैं हरियाणा जाऊंगा, सारे मेडिकल कॉलेज देख के आऊंगा। रविंद्र जी, आपको थ्रेड पकड़ में आ रहा है क्या? पूरी लॉन्ड्री लिस्ट मत गिनाइएगा। मैं एक चीज समझना चाहता हूं, और मेरा ये एकदम विश्वास है कि हर चुनाव में एक चीज होती है जो अंदर अंदर चलती रहती है, उसको आप पकड़ पाते हैं कि नहीं, मैं समझने की कोशिश कर। मेरी चैलेंज नहीं है मेरा कि आपको समझ में आ रहा है क्या चीज ड्राइव कर रही है। नीरज जी, इस चुनाव में सबसे बड़ा थ्रेड जो है वो अहंकार है। 9.5 बरस तक जो मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी अब उनसे भी पीछा छुड़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री के भाषण में वो हाजिर नहीं थे, उनकी फोटो गायब कर दी गई थी, उनके जो पोस्टर्स थे उससे भी। और बीजेपी इससे बड़ी तकलीफ में है, और ये इतनी बड़ी परेशानी है कि मनोहर लाल खट्टर को अब घुमाया भी नहीं जा रहा हरियाणा में, वो कहीं कैंपेन में भी शामिल नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को जो है वो अहंकार से ही है। जिस तरीके से मिस गवर्नेंस हरियाणा में किया, वो सबसे बड़ा इशू है, और उसी पर वही यहाँ का थ्रेड है इस बार का चुनाव में। इस बार के चुनाव में लोग जीतने के लिए या कांग्रेस के लिए वोट कोई नहीं डाल रहा। कांग्रेस, बिल्कुल सही बात है कि डिफॉल्ट बेनिफिशियरी है, लोग बीजेपी को हराने के लिए वोट डाल रहे हैं। एक्चुअली मतलब ये सवाल मैंने पूछा ना कि मतलब नाखुश है इसलिए कांग्रेस को जिता देंगे। सुनो धींगरा जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रवींद्र जी कह रहे हैं। एक सेकंड सर, अब देखिए मैंने एक सवाल पूछा, हरियाणा में सरकार, केवल भाई एक सेकंड, और 10 केवल साल का खट्टर का जो है जो कुशासन,
इसको लोग भांप रहे हैं और इसकी वजह से कांग्रेस आ रही है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हरियाणा ये आप अगर केवल हरियाणा की जनता में नीरज जाएं जी, तो आपको भी अरे आकलन होगा धींगरा जी, इससे। रवींद्र जी की तो सुन लो यार, आपके भाई हैं वो, नीरज बताओ। जी, मैंने ये पूछा कि हरियाणा में जो सरकार है उसका स्टेटस हमको संवैधानिक तौर पे बता दो ना। तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूछी ये बात, आप बता दीजिए केवल जी, आपको पता है तो। अरे सर, मैं तो प्रदीप कह भाई रहा आपको हूं, पता है तो आप बता दो। आज भी सीएम रेजिडेंस पे कब्जा जो है वो खट्टर साहब का है। आपकी बात बिल्कुल सही है, आज भी सीएम रेजिडेंस खट्टर का कब्जा है और तो इसको आप सवाल क्यों नहीं उठा रहे सर? ये बता रहा हूं मैं। कार्यवाहक मैं बता रहा हूं ना, मुख्यमंत्री मुझे है तो या मालूम है, मुख्यमंत्री इस है, चीज आपके पास उसका, आपके पास नोटिफिकेशन है क्या? देखिए नहीं है। रविंदर जी, मैं आपको जो बात कह रहा हूं जो मेरी नॉलेज में है, लेकिन मैं बगैर ऑथेंटिक ऐसे बातें नहीं करता। ओके मैं सर, आपको कह ठीक रहा है। हूं कि 10 साल का हुड्डा साहब का आकलन 2300 करोड़ से 68,000 करोड़ बजट, और जो अभी इनकी इस सरकार की कुशासन, इसी को लोग आकलन कर रहे हैं। अरे धींगरा जी कि सुनो ना, जो अभी एक कितने का सरकार बजट जा रही और है? कांग्रेस रवींद्र जी की आप बताओ, अभी सरकार कितना दोबारा। बजट है? आप बताइए, हुड्डा साहब का नेतृत्व अच्छा रहा या गलत रहा, और इनका नेतृत्व अच्छा रहा या गलत रहा, आकलन तो वही होगा। अरे भाई, अब लड़ चुके हो तो मैं दूसरे पास चला जाऊँ। अभी मैं सतीश जी और अवधेश जी के पास एक एक सवाल, छोटे छोटे जवाब सब दोनों लोग। अवधेश जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, थोड़ा सीरियस नोट पे, मतलब लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, कि पॉलिटिक्स ना इस समय देश भर की ट्रांजैक्शनल हो गई है, और ये हम लोग हर चुनाव दर चुनाव अब देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में, और ये एक नया ट्रेंड है और ये बहुत गहरा होता जा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं कि बाकी चीज़ें छोड़ो, ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स पे फोकस करो? अवधेश जी, देखिए, ये शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत डरावनी स्थिति है। देखिए, कांग्रेस इस समय एक मध्यम मार्गी पार्टी थी, वो कंप्लीट रेडिकल, जो पुराने समय का जो नक्सलाइट्स और माओइस्ट जिस प्रकार की भाषा बोलते थे, उस भाषा पर राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं। तो वो एक, मतलब कांग्रेस के अंदर भी इससे असहजता है, और उसका प्रभाव है समाज में, कि जिस ढंग से अभी उन्होंने सिखों पर बोला, वैसे ही दलितों के बारे में बोलते हैं। आज बिहार में एक घटना हो गई, दलित और दलित के बीच लड़ाई है, और एक पासवान जाति के लोगों ने आग लगा दिया माझी जाति के लोगों के घर में, और उसको भी इशू बना दिया है। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी ऑफेंसिव के बदले डिफेंसिव है, उसकी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स चली, लेकिन 2024 में उस प्रकार से नहीं लेकर के। और राहुल गांधी जी ने जो जाति की जनगणना करेंगे, संपत्ति का सर्वे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और दलितों पर अत्याचार, ये जो इशू धीरे धीरे उभर रहा है, जो पुराने, वो बड़ी चिंता का विषय। वो कहां ले जाएगा अभी कहना कठिन है, लेकिन उसका गहरा असर समाज में हो रहा है। नहीं, मैं जो लास्ट बात कहना चाह रहा हूं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में अगर राहुल गांधी जी और कांग्रेस का लक्ष्य केवल इतना है कि बीजेपी को हरा के सत्ता में आना, तो इस प्रकार से समाज को संघर्ष के लिए उकसाने की पॉलिसी उसमें नहीं हो सकती है, जो विदेश से भी उकसाते हैं यहाँ भी। सर, तो क्या है, किधर ले जाना चाहते हैं, इस पर थोड़ा शोध की जरूरत है। जी जी जी, ठीक है। सतीश जी, ये वाला एक सीरियस नोट क्वेश्चन आपने इसके लिए जिक्र किया, और हम लोग देख रहे हैं पिछले 8-10 सालों से ना बहुत ट्रांजेक्शनल पॉलिटिक्स हो गई है। क्या विचार आपके, ये अच्छा है, बुरा है, या मजबूरी अच्छा हो गई है? है? एक देश एक चुनाव हो जाएगा तो ये भी ट्रांजैक्शनल बंद हो जाएगा, कम समय में देना पड़ेगा इंस्टेंट नूडल, और कम देना पड़ेगा। बस देना तो पड़ेगा ना सर। अवधेश जी जो बात कह रहे हैं ना, मैं क्यों इन लोगों को उल्टा पुल्टा नजर आता है? भाई ऐसा क्या है कि आप उसको मार्क्सिस्ट बता दो, उसको लेनिस्ट बता दो, बनाओ, क्यों बताना है? जब हक और हुकूक की अब अभी मैं एक ही लाइन में बोल देता हूं, अगर इस महीने में जाति की गणना अगर देश की सरकार ने लागू कर दी, तो मैं इन्हीं को बुलाइएगा, इन्हीं से पूछूंगा कि ये क्या मोदी ने देश तोड़ दिया? ये जो फालतू के मानसिकता है ना, ये नहीं बोलिए। अरे भाई, इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, इसमें विषमताएं, असमानताएं, अवसर की कमी है। अगर उसके लिए कोई भी बात उठाता हो तो मैं तो उसका समर्थन करूं, क्यों नहीं करूं? मोदी करेंगे तो मोदी का भी, सिलेंडर दिया उन्होंने, घर बनवाया उन्होंने, तो मैं क्या कहूं, गलत किया? बोलूं कि सब बांट दिया ले लेके आपके यहां से, भैंस चुरा के, भैंस ले लेके? ये करना पड़ेगा। ओके सतीश जी, मौका एकदम दस्तूर है, एक रवींद्र जी से जवाब बनता है। अब देखिए, आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही। रवींद्र जी, 30 सेकंड है सिर्फ आपके पास। पॉलिटिक्स ट्रांजैक्शनल है, उसको किसी भी रूप में आप देखें, वो आपको करनी पड़ेगी, है ना?
मैं सतीश जी की बात से सहमत हूं। इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है और ये कामयाब हो रही है। हैरानी की बात है कि ये कामयाब हो रही है। मुद्दों से लोग भटक रहे हैं और जो फ्रीबीज हैं या आपने जो ट्रांजैक्शनल बात की उन पर ही अटक गए हैं। दिल्ली देखिए, दिल्ली उसका जीता जागता एग्जाम्पल है और पंजाब उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। इन दोनों स्टेट्स में किस तरीके से सरकार आई वो इसका जीता जागता उदाहरण है। और उसी रास्ते पर कांग्रेस पार्टी को अलग अलग जगह पर चलना पड़ रहा है। हरियाणा जैसे अमीर स्टेट में भी देखिए आपको ये लेके आना पड़ रहा है। हरियाणा में आप पूरा घूमेंगे नीरज भाई, आपको एक कच्चा घर नहीं मिलेगा। बहुत गिने चुने घर मिलेंगे जिसमें आपको फ्रिज या कूलर ना मिले, लेकिन वहां पर भी आपको इस तरह की पॉलिसी लेके आनी पड़ रही है। इसका मतलब है ना कि आप इश्यूज जो है उन पर फोकस नहीं कर पा रहे। गवर्नेंस का मॉडल दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के पास है नहीं, इसलिए मजबूर आपको उधर जाना। रविंद्र जी, समय एकदम समाप्त हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग बात आप लोग कह रहे हैं। ये जो ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स ना, इसको एक कॉन्टेक्स्ट में लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना बड़ा देश है और अगर उसमें बहुत ज़्यादा अनइवन चीज़ें हैं और एवरेज निकाल के भी आपको अनइवन दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एड्रेस करनी पड़ेंगी। इसको सिर्फ आलोचना की दृष्टि से देखना या इसको ही प्रेज करना, मैं दोनों से परहेज कर रहा हूँ। इसको कॉन्टेक्स्ट में रख के देखिए और तब आपको समझ में आएगा कि ट्रांजिशनल पॉलिटिक्स क्यों हो रही है। और दिल्ली में जहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, लेकिन एवरेज आप निकालते हैं तो आपको ज़्यादा लगती है। हरियाणा रिच स्टेट है, वहाँ पे कोई बहुत गरीबी नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो शायद डीप डाइव करने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। आप सारे मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। ढींगरा जी का विशेष शुक्रिया। हंसमुख बने रहिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।